नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय का अध्याय 8 में जो प्राथमिक व्यवसाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि इन सभी के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, इसमें मैं लिखित रूप में जो नोट्स तैयार करता हूँ वो नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को पता है ये पार्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये नॉर्मल पार्ट है। तो मैं सिर्फ ऑडियो के माध्यम से आपको जो भी पॉइंट होगा, जो भी नोट्स होंगे, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको समझाता रहूँगा। और जहाँ जहाँ जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको चित्रों के माध्यम से दर्शा दूँगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वीडियो भी छोटा बनेगा और आपको अच्छी तरह से भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलो दोस्तों, अब हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमारा अध्याय था प्राथमिक व्यवसाय। इस अध्याय में हम निम्न टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा प्रथम टॉपिक है आखेट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आखेट क्या होता है। आखेट होता है शिकार। आखेट करने वाले शिकारी, जिनका मुख्य व्यवसाय ही शिकार करना होता है और उसी शिकार से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चलो दोस्तों, हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, वस्त्र, निवास के लिए साधन जुटाते हैं। अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता है। आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले औजारों, विषाक्त बाणों व फंदू आदि काम में लेते हैं। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई तरह जातियां विलुप्त हो गई हैं या संकटापन है। भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। केवल कुछ विशिष्ट प्रदेशों के निवासी आखेट से जीवन यापन करते हैं। तो अब हम विश्व में जहाँ पर भी आखेट उद्योग किया जाता है उसके बारे में हम स्लाइड के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला है कनाडा। कनाडा के टुंड्रा और टेगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा यह आखेट उद्योग किया जाता है। दूसरा, उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोइडस, तुंग, याकुत, चकची व कोरियाक आदि जनजाति द्वारा भी आखेट उद्योग किया जाता है। तीसरा, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति भी आखेट उद्योग करती है। चौथा, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति द्वारा भी आखेट किया जाता है। इसी कड़ी में 5वां क्षेत्र है बोर्नियो। बोर्नियो में पुनान जनजाति आखेट उद्योग में सक्रिय है। छठा है मलाया। मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति भी आखेट उद्योग करती है। 7वां, अमेजन बेसिन में जिवारो व यागवा जनजाति द्वारा आखेट उद्योग किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं। कई स्थानों पर आखेट में संलग्न जनजातियों के लोग भी स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे हैं। दोस्तों, हम अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संग्रहण। संग्रहण का आप सभी को पता है, संग्रहण होता है इकट्ठा करना। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का सबसे पुराना एवं आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न हैं। मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है। इस व्यवसाय में संलग्न लोग जंगलों से
फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते तथा पशुओं को भी पालतू नहीं बनाते। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। आधुनिक काल में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यावसायीकरण भी हो गया। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनैन बनाने, चमड़ा तैयार करने व कारक तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ व क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए करते हैं। रेशे को कपड़ा बनाने तथा दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए किया जाता है। तन्ने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद व रोल बनाने में होता है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। बच्चों, हमने संग्रहण के बारे में पढ़ लिया। हमारा अगला टॉपिक होगा मछली पकड़ना। दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक है मछली पालन या मछली पकड़ना। यह व्यवसाय भी प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछलियाँ तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों से पकड़ी जाती हैं। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं तथा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मछलियों को भोजन के अलावा तेल व चमड़ा प्राप्त करने, दुधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने आदि विभिन्न कामों में भी लिया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मछली पालन किया जाता था। तकनीकी विकास व बढ़ती जनसंख्या की उत्तरपूर्ति की मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकीकरण हुआ है। मछलियाँ ताजे पानी के स्रोतों तथा खुले व तटवर्ती समुद्रों में पकड़ी जाती हैं। समुद्रों से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म धाराओं के मिलन स्थलों पर अधिक पकड़ी जाती है। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र हैं जिनको आप आगे समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व में मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं, जिसमें पहला उत्तरी प्रशांत महासागर तटवर्तीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, चौथा है जापान सागर क्षेत्र। दोस्तों, मैंने ये जो आपको बताए हैं ये है विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने के क्षेत्र। दोस्तों, इसके साथ ही भारत में भी कई इलाके ऐसे हैं, नदियाँ मान लो, झरने मान लो, तालाब है, पोखर है, ये बहुत से स्थान हैं जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती है। बहुत से गरीब एवं मजदूर परिवार समुद्री इलाकों के किनारे मछलियाँ पकड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और व्यवसाय करते हैं। दोस्तों, हमारा इस अध्याय का चौथा टॉपिक है पशुचारण। आखेट में संग्रहण पर निर्भर रहने वाले मानव समूह ने जब यह महसूस किया कि इनसे ढंग से जीवन यापन नहीं हो सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। पशुओं से भोज्य पदार्थ, चमड़ा व ऊन प्राप्त करते हैं। यह व्यवसाय मुख्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां जलवायु उष्ण व शुष्क एवं शीतोष्ण व शुष्क होते हैं तथा धरातल उबड़ खाबड़ व पर्वतीय होते हैं। पशुपालन के मुख्य क्षेत्र है निम्न हैं, जिनके बारे में हम आगे स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। आप ध्यान से देखें।
दोस्तों, अब हम विश्व के प्रमुख पशुपालन क्षेत्रों में चर्चा करेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एवं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच फैले हैं, जहाँ वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम है। घास की ऊंचाई 1.8 से 3.0 मीटर के बीच होती है। इन घास के मैदानों को सूडान में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कंपाज तथा दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारा पशुपालन के मुख्य क्षेत्रों में दूसरा बिंदु है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच फैले हैं। यहाँ वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर है। इन घास के मैदानों को रूस में स्टेपीज, संयुक्त राज्य अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना एवं पशुचारण के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। दोस्तों, इस अध्याय में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, अब कृषि। मैंने यह वीडियो इतना लंबा नहीं बनाया, क्योंकि यदि लंबा बनाता तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब हम अगले टॉपिक में एक अलग से वीडियो कृषि पर बनाएंगे, जिसमें हम स्थानांतरण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, बागायती कृषि, मिश्रित कृषि और दूध कृषि, ट्रक कृषि, फलोत्पादन आदि इन सभी टॉपिकों के बारे में विस्तार कर चर्चा करेंगे।